भारतीय इतिहास में अनेकों सम्राट आए हैं और गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान और अपनी अलग एक छाप छोड़ी है। इन्हीं में से एक थे सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से जाना जाता है। उनका शासनकाल न सिर्फ शक्ति साम्राज्य विस्तार तक सीमित था, बल्कि वो बदलाव था उनकी जिंदगी का। अशोक की जिंदगी का वो मोड़, वो टर्निंग पॉइंट, वो तब आया जब अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। जी हाँ दोस्तों, मैं मौर्य साम्राज्य के महान शासक, महान सम्राट अशोक की बात कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं सम्राट अशोक की जिंदगी, उनकी जो स्ट्रगल है सत्ता प्राप्ति के लिए, उसकी कलिंग युद्ध, और साथ ही साथ मैं उनके पूरे कार्यकाल के ऊपर चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सम्राट अशोक का जन्म 304 बीसीई में मौर्य साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार और उनकी पत्नी सुभद्रांगी के बेटे के रूप में हुआ था। अशोक का बचपन कई कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था। उन्हें राजमहल में और भी जो राजकुमार थे उनके बीच संघर्ष करना पड़ा। बचपन में अशोक ने अपने स्किल, नॉलेज और लीडरशिप की क्वालिटी को बहुत ही खास तौर पे इन्हांस किया और अपने ऊपर खूब ध्यान दिया। इसका कारण ये है दोस्तों कि अशोक ने यंग एज से ही एजुकेशन और मिलिट्री की स्पेशल ट्रेनिंग करी। वे अपने समय में सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से और सबसे बेहतरीन रणनीतिकारों में से एक थे। अशोक की एबिलिटी को देखते हुए बिंदुसार ने उन्हें अपने पूरे साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी। धीरे धीरे अशोक एक बेहतरीन शासक और सेना नायक के रूप में उभरने लगे। सम्राट बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को उनके भाई सुशीम, या कहीं पे लिखा जाता है सुशीमा, तो हम लोग सुशीम से ही या सुशीमा से बात करते हैं, कि सुशीमा और दरबार के कुछ हिस्सों के द्वारा उन्हें पसंद नहीं किया जाता था। यानी वो लोग नहीं चाहते थे कि अशोक मौर्य साम्राज्य के अगले शासक बने या अगले सम्राट बने। तो बिंदुसार चाहते थे कि सुशीम बने। तो ऐसा हुआ कि बिंदुसार, जो कि अपने बड़े बेटे भी थे, सुशीम जो है बिंदुसार के बड़े पुत्र भी थे और एक अच्छे योद्धाओं में से भी एक थे, वो उन्हें कई सारी जिम्मेदारियां भी दिया थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य का एक उत्तराधिकारी के रूप में बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्हें वो सैन्य और प्रशासनिक जिम्मेदारियां देते थे ताकि वो उस काबिल बन सके। लेकिन दोस्तों, जब बिंदुसार की डेथ होती है तो सुशीम उस समय में पाटलिपुत्र में नहीं होते, वो पाटलिपुत्र से बाहर होते हैं। सुशीमा जल्दी से जल्दी पाटलिपुत्र पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ये अंदाजा था कि उत्तराधिकारी के लिए वहां पे युद्ध हो सकती है, वहां पे उत्तराधिकारी का संघर्ष हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। अशोक ने अपनी काफी चतुराई से रणनीति बनाकर सुशीमा को इस योजना में विफल कर दिया और अशोक ने तेजी से पाटलिपुत्र की ओर कूच किया, यानी वहां पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ दरबार पर कब्जा कर लिया। अब आप इससे ये समझिए कि ये दोनों बाहर थे, सुशीमा भी बाहर थे जिन्हें सुशीम कहा जाता है, और अशोक भी बाहर थे। लेकिन क्या हुआ कि जब ये खबर पता चलती है उन लोगों को कि बिंदुसार की तबीयत खराब है, वो अपने जीवन के अंतिम समय से गुजर रहे हैं, तब क्या होता है कि ये दोनों पहुंचने की कोशिश करते हैं पाटलिपुत्र। और आप सभी को ये पता होगा कि मौर्य साम्राज्य, जो कि मगध के क्षेत्र में आता है, और इसकी राजधानी उस समय पाटलिपुत्र, ये लोग पाटलिपुत्र पहुंचने की कोशिश करते हैं और पहले पहुंचते हैं अशोक, और अशोक ने गद्दी पर अपना अधिकार जमा लिया। दोस्तों, अशोक ने सत्ता प्राप्ति के लिए साम्राज्य को और सम्राट बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करी। इनमें से उसने एक भाई को सिर्फ छोड़ दिया, बाकी सभी की हत्या करवा दी। अब ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो ऐसा लिखा हुआ है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा हुआ है, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग चाहें तो आप इस पे पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि इस बात पर इतिहासकारों में मतभेद है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अशोक की अगर पत्नियों की बात करी जाए तो उनकी कुल 5 पत्नियों का इतिहास में प्रमाण पाया जाता है, जिनमें से महादेवी एक हैं, जिनके द्वारा उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री संतान के रूप में प्राप्त हुआ था, जैसे महेंद्र उनके बेटे और संघमित्रा उनकी बेटी, जिसे बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए श्रीलंका भी भेजा था। इसी तरह अशोक की जो कुछ और पत्नियां हैं वो हैं करुवती, पद्मावती, असंधि मित्रा और
एक अंतिम में जिनका नाम आता है, जो कि इन्होंने ही बोधि वृक्ष यानी जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस पेड़ को कटवाने का काम किसने किया था? तो अशोक की एक पत्नी ऋष्यारक्षा ने किया था। ऋष्यारक्षा वही हैं जिन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा के फेंकवा दिया था। दोस्तों, अशोक के जीवन का जो एक टर्निंग पॉइंट है वो है कलिंग का युद्ध। कलिंगा का युद्ध जो कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 9वें वर्ष में लड़ा था, यानी 261 BCE में लड़ा था। इस घटना को भेरी घोष से धम घोष भी कहा जाता है। इसी घटना ने, इसी युद्ध ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया है, क्योंकि दोस्तों इस युद्ध में हजारों लोगों की जानें गई, लाखों सैनिकों और निर्दोष लोगों को मृत्यु का दंड दिया गया। हर तरफ रक्तपात था, खून ही खून था। इसे देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। यानी आप सोच के देखिए कि अशोक के जहन पे, अशोक पे इसका इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि उसने वॉयलेंस को पूरी तरीके से त्याग दिया, छोड़ दिया, और उसने धम्म का सिद्धांत अपना लिया और धम्म के सिद्धांत पर ही अपने शासन को चलाने का काम किया। दोस्तों, उन्होंने ये महसूस किया कि सच्ची विजय यानी असली जीत लोगों के दिलों को जीतने में है, ना कि युद्ध के मैदान में। दोस्तों, अशोक अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया गए थे और साथ ही अभिषेक के 18वें वर्ष में उन्होंने बौद्ध धर्म का जो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ है उसका आयोजन अशोक ने ही कराया था 251 BCE में, जो कि पाटलिपुत्र में उन्होंने करवाया था। अशोक ने विश्व स्तर पर पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया। इसके लिए उसने अपने बेटे और बेटी, जो कि मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा करी है कि महेंद्र और संमित्रा को उन्होंने शिलोंग यानी श्रीलंका, वर्तमान श्रीलंका और पहले उसे शिलोंग के नाम से जाना जाता था, वहाँ भेजा। और उनकी बेटी संमित्रा ने बोधि वृक्ष की एक टहनी जा करके श्रीलंका में रोपा था, उन्होंने वहाँ पे लगाया था। और दोस्तों, अशोक ने अपने शासन के 21वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करी और लुम्बिनी के लोगों को, लुम्बिनी की जनता का टैक्स कम करने का या माफ़ करने का काम किया था। दोस्तों, सम्राट अशोक की विरासत आज भी भारतीय इतिहास का गौरव है। उनका जीवन यह सिखाता है कि शक्ति और हिंसा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण करुणा, अहिंसा और धर्म का मार्ग है। दोस्तों, अशोक के शासन और उनके विरासत को आज भी भारतीय इतिहास का गौरव माना जाता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि पावर और वायलेंस से कहीं ज़्यादा आप लोगों के लिए नॉन वायलेंट रहिए, धर्म का रास्ता अपनाइए, करुणा के साथ रहिए, सच्चाई और प्यार और मोहब्बत के साथ रहिए। उनके शासन काल ने भारत को न सिर्फ एक महान साम्राज्य के रूप में बनाया, बल्कि मानवता को एक नया दर्शन, एक नई फिलॉसफी और मार्गदर्शन भी दिया। दोस्तों, सम्राट अशोक की ये कहानी केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के अंदर के संघर्ष और उसकी चेंजेस की कहानी। अशोक ने ये साबित किया है कि सच्ची ताकत नॉन वायलेंस और प्यार में ही है। उनकी ये जो एजुकेशन है आज भी रिलेवेंट है, हमें ये सिखाती है और ये प्रासंगिक होती है आज की दुनिया के लिए भी कि शांति और सद्भाव कैसे लाया जा सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।